अगर कोई एक ऐसा डिलीवरी बिजनेस चला रहा हो जिसका काम एक शहर से दूसरे शहर सामान पहुंचाना है, तो एक बहुत ही आदर्श स्थिति की कल्पना की जा सकती है। सब कुछ एकदम ठीक चल रहा है, लेकिन अचानक रातों रात पेट्रोल की कीमत आसमान छूने लगे। बिल्कुल, और सिर्फ पेट्रोल ही नहीं। हाँ, मतलब जिन रास्तों से ट्रकों को गुजरना होता है वहां अचानक टोल टैक्स दोगुना हो जाए, और तो और कुछ प्रमुख हाईवेज पर ऐसा जाम लग जाए कि हर बार एक लंबा और घुमावदार रास्ता लेना पड़े। राइट, ऐसी स्थिति में तो उस बिजनेस का पूरा बजट ही चरमरा जाएगा। एकदम, या तो बिजनेस को पूरी तरह से बंद करने की नौबत आ जाएगी, या फिर डिलीवरी का चार्ज इतना बढ़ाना पड़ेगा कि ग्राहक की दूरी बना ले। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम भारत के एविएशन सेक्टर यानी उड्डयन क्षेत्र की इसी जमीनी हकीकत को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और ये एनालॉजी मौजूदा हालात की गंभीरता को बहुत सटीकता से पेश करती है। बाहर से देखने पर हवाई यात्राओं का संचालन बहुत नॉर्मल लग सकता है। हाँ, लगता है कि बस टिकट लिया और उड़ गए। बिल्कुल, लेकिन अंदर ही अंदर ना वैश्विक घटनाओं का एक ऐसा भंवर चल रहा है जिसने इस पूरी इंडस्ट्री की नींव पर भारी दबाव डाल दिया है। सही बात है, और इसी दबाव को समझने के लिए आज हम कुछ बेहद महत्वपूर्ण स्रोतों का गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं। इनमें आधिकारिक सरकारी दिशा निर्देश हैं, एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी जिसे हम AIRA भी कहते हैं, उसके ताज़ा फैसले हैं, और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के वो बयान शामिल हैं जिन्होंने हाल ही में कई नियमों को पलट कर रख दिया है। जो कि काफी बड़े कदम है। हाँ, तो इस पूरी चर्चा का हमारा मिशन ये समझना है कि आखिर वो कौन सा ट्रिगर था जिसने सरकार को एयरलाइंस को बचाने के लिए एक आपातकालीन राहत पैकेज लाने पर मजबूर कर दिया। और इसका ग्लोबल कनेक्शन भी बहुत दिलचस्प है। एकदम, दुनिया के दूसरे कोने में, विशेषकर पश्चिम एशिया में जो भू राजनीतिक संकट चल रहा है, उसका दिल्ली से मुंबई या बेंगलुरु जाने वाली फ्लाइट की लागत से क्या सीधा गणितीय संबंध है, आज हम यही डिकोड करेंगे। ये जानना बहुत जरूरी है कि इन सारे तकनीकी बदलावों का उस पूरे तंत्र पर क्या असर पड़ेगा जो देश भर में हमारी और आपकी हवाई यात्रा को संभव बनाता है। चलिए फिर इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इस कहानी की शुरुआत उस कदम से होती है जिसे इमीडिएट रिलीफ या तुरंत दी गई राहत कहा जा रहा है। AIRA ने देश के प्रमुख हवाई अड्डों पर घरेलू उड़ानों के लिए जो लैंडिंग और पार्किंग शुल्क होता है, उसमें सीधे 25% की कटौती कर दी है। राइट, 25%। अब लैंडिंग शुल्क तो समझ में आता है, लेकिन ये पार्किंग शुल्क का क्या गणित है? मेरा मतलब है, जब हम किसी मॉल में या कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में गाड़ी खड़ी करते हैं तो कुछ 100 रुपए का भुगतान करते हैं। तो हवाई जहाजों के मामले में क्या होता है? क्या उन्हें भी हमारी गाड़ियों की तरह पार्किंग का पैसा देना पड़ता है? हवाई जहाजों की पार्किंग को मॉल की पार्किंग से जोड़कर देखना एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। लेकिन यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो है इसका पैमाना, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत विशाल है। अच्छा, कैसे? देखिए, जब कोई विमान एयरपोर्ट पर उतरता है तो उसके रनवे के इस्तेमाल का लैंडिंग चार्ज लगता है, और ये शुल्क हवा में नहीं तय होता। ये विमान के मैक्सिमम टेक ऑफ वेट यानी MTW के आधार पर तय होता है। ओहो, मतलब जहाज जितना भारी होगा चार्ज उतना ज्यादा। एकदम सही। जहाज जितना भारी होगा, रनवे को होने वाले घर्षण और दबाव के कारण उसका शुल्क उतना ही ज्यादा होगा। और फिर आता है पार्किंग का हिस्सा। जब वो विमान उड़ान नहीं भर रहा होता और एयरपोर्ट के एप्रन या टर्मिनल बे पे खड़ा होता है, तो उसका मीटर चालू हो जाता है। बिल्कुल, उसका पार्किंग चार्ज शुरू हो जाता है। बड़े महानगरों के हवाई अड्डों पर, जहां पहले से ही जगह की भारी कमी होती है, वहां हर घंटे के हिसाब से ये रकम लाखों में जा सकती है। बाप रे, लाखों में? हाँ, एक एयरलाइन के रोजमर्रा के जो संचालन खर्च होते हैं, उसमें ये एक बहुत बड़ा और फिक्स्ड हिस्सा होता है। और अब सरकार ने इसी भारी भरकम खर्च में 25% की छूट दी है। लेकिन मैंने स्रोतों में एक बात साफ तौर पर पढ़ी कि ये नियम केवल 3 महीने के लिए लागू किया गया है। सिर्फ 3 महीने की विंडो। राइट, 3 महीने की ये विंडो बहुत छोटी लगती है। अगर मोटे तौर पर अनुमान लगाया जाए तो इस कटौती से एयरलाइंस को इन 3 महीनों में करीब 400 करोड़ रुपए की बचत होने की बात कही गई है। हाँ, लगभग 400 करोड़। तो इन आंकड़ों को देखकर ऐसा लगता है कि ये 400 करोड़ रुपए कोई मुनाफा नहीं है जिसे एयरलाइंस अपनी बैलेंस शीट में दिखाकर जश्न मनाएंगी। ये तो बेसिकली एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम कर रहा है। बिल्कुल, जैसे कोई गाड़ी जब किसी गहरे गड्ढे में गिरती है तो शॉक एब्जॉर्बर उसे टूटने से बचाता है, ठीक उसी तरह ये छूट एयरलाइंस को किसी तात्कालिक झटके से बचाने की कोशिश लग रही है।
ये जो शॉक एब्जॉर्बर वाली एनालॉजी है ना, ये इस 400 करोड़ रुपए की असल अहमियत को बहुत अच्छे से स्पष्ट कर देती है। देखिए, एविएशन इंडस्ट्री के अर्थशास्त्र का एक बहुत कठोर नियम है। मार्जिन यहाँ बेहद कम होता है और जो फिक्स्ड कॉस्ट है यानी निश्चित खर्चे वो बहुत ज्यादा होते हैं। यहाँ सारा खेल कैश फ्लो का है, यानी नकद प्रवाह, हाथ में पैसा होना चाहिए, राइट? जब अचानक से बाहरी खर्चे बढ़ने लगते हैं तो एयरलाइंस के पास रोजमर्रा के संचालन के लिए नकद की भारी कमी हो जाती है। अगर उनके पास तुरंत कैश नहीं होगा तो वे ईंधन सप्लायर्स को पैसा नहीं दे पाएंगी। हाँ, और लीज का पैसा भी तो देना होता है। एकदम। विमानों को पट्टे पर देने वाली कंपनियों यानी लेसर्स को भुगतान नहीं कर पाएंगी, और अगर ऐसा हुआ तो जहाज जमीन पर ही खड़े रह जाएंगे। मतलब ये 3 मंथ का बैंडेड समाधान इसलिए है ताकि बस काम चलता रहे। बिल्कुल, ये सुनिश्चित करने के लिए है कि एयरलाइंस के पास तुरंत कुछ नकद बचे और वे इस अप्रत्याशित वित्तीय संकट में डिफॉल्ट करने से बच सकें। तो अब यहाँ एक बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर वो गड्ढा कितना बड़ा था जिसके लिए शॉक एब्जॉर्बर की जरूरत पड़ गई। सही सवाल है, क्योंकि ये संकट अचानक आसमान से तो नहीं टपका है। स्रोतों से पता चलता है कि मंत्रालय के इस हस्तक्षेप का सबसे मुख्य कारण है पश्चिम एशिया का संकट। हाँ, वेस्ट एशिया क्राइसिस। और वहाँ एयर स्पेस पे जो प्रतिबंध लग गए हैं, तो अगर इसे भौगोलिक और तकनीकी नजरिए से हम देखें तो एयर स्पेस प्रतिबंध एयरलाइंस की जेब कैसे खाली करते हैं? देखिए, इसे समझने के लिए हमें दुनिया के नक्शे और विमानन के टाइम टेबल को एक साथ देखना होगा। जब कोई देश सुरक्षा कारणों से अपना आसमान नागरिक उड़ानों के लिए बंद कर देता है तो इसका सीधा मतलब है कि जहाजों को लंबा चक्कर काटना पड़ेगा। मतलब कोई शॉर्टकट नहीं है? बिल्कुल नहीं। मान लीजिए कि यूरोप से भारत आने वाली या भारत से पश्चिम की ओर जाने वाली किसी उड़ान का सीधा रास्ता उन क्षेत्रों के ऊपर से गुजरता है जहां अभी तनाव है। अब एयरस्पेस तो बंद है। राइट। तो उस उड़ान को भूमध्य सागर के और उत्तर से या फिर अरब सागर के बहुत दक्षिण से एकदम लंबा चक्कर लगाना पड़ता है। जो सफर आमतौर पे 6 घंटे का होता था वो अब 7 या 7.5 घंटे का हो जाता है। और हवा में बिताए गए हर अतिरिक्त मिनट का एक भारी मूल्य होता है। तो अगर हम इस मूल्य का गणितीय आकलन करें तो एक आम कमर्शियल प्लेन जैसे अपना एयरबस A320 हो गया या बोइंग 730, वो हर घंटे औसतन 2500 से 3000 किलोग्राम एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी ATF जलाता है। जी बिल्कुल। तो अगर रास्ता 1.5 घंटे लंबा हो गया तो सीधा सीधा 4000 किलो से ज्यादा ईंधन का अतिरिक्त खर्च जुड़ गया ना। एकदम सही कैलकुलेशन है। और ये खर्च हर एक उड़ान पर जुड़ रहा है, हर रोज। राइट। और ये सिर्फ ईंधन की मात्रा तक ही सीमित नहीं है, इसमें एक दूसरा और बहुत बड़ा पहलू भी है, ईंधन की खुद की कीमत। हाँ, ग्लोबल मार्केट में रेट्स। बिल्कुल। इस समय वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल और ATF की कीमतें आसमान छू रही हैं। तो एयरलाइन सिर्फ ज्यादा ईंधन ही नहीं जला रही हैं, बल्कि उस ईंधन की हर एक बूंद के लिए पहले से कहीं ज्यादा कीमत भी चुका रही हैं। ये तो डबल नुकसान हो गया। और अभी रुकिए, इसमें एक तीसरी चीज भी है। एयरलाइंस के अर्थशास्त्र में एक और पेचीदा चीज है और वो है मुद्रा का उतार चढ़ाव, यानी करेंसी फ्लक्चुएशंस। डॉलर और रुपए वाला मामला। हाँ, दुनिया भर में एविएशन का लगभग 70 से 80% बिजनेस अमेरिकी डॉलर में होता है। हवाई जहाजों की लीज, उनका भारी भरकम मेंटेनेंस, विदेशों से आने वाले स्पेयर पार्ट्स और यहां तक कि ईंधन भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर के हिसाब से ही खरीदा जाता है। तो जब डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होता है तो एयरलाइंस के लिए ये सारे खर्चे भारतीय मुद्रा में रातों रात बेतहाशा बढ़ जाते हैं, भले ही उन्होंने एक भी नई उड़ान शुरू ना की हो। तो मतलब पश्चिम एशिया के संकट के कारण लंबा रास्ता, महंगे ईंधन की मार और फिर डॉलर के मुकाबले रुपए का दबाव, ये दोहरी नहीं बल्कि पूरी एक तिहरी मार है एयरलाइंस पर। बिल्कुल, एक परफेक्ट स्टॉर्म है। पर एक चीज और है, ये तिहरी मार सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों तक ही सीमित कैसे रह सकती है? जो एयरलाइन दिल्ली से लंदन जाती है वही एयरलाइन दिल्ली से मुंबई भी तो जाती है। एकदम सही पॉइंट पकड़ा आपने। अगर उसकी बैलेंस शीट अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के कारण लाल रंग में रंग रही है, घाटा हो रहा है, तो उसका असर घरेलू उड़ानों के बजट पर पड़ना भी तो तय है। हाँ, और यही वजह है कि सरकार को डर था कि अगर दखल नहीं दिया गया तो एयरलाइंस को अपना नकद प्रवाह बनाए रखने के लिए मजबूरी में कई फ्लाइट्स की संख्या कम करनी पड़ेगी। कम मुनाफे वाले जो छोटे शहरों के रूट हैं उन्हें तो वो पूरी तरह से काट देंगे। ये तो एक चेन रिएक्शन या कहें डोमिनो इफेक्ट की तरह हो जाएगा। बिल्कुल। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना बड़ा झटका लगता है तो
कोई भी एयरलाइन सबसे पहले अपने कमजोर हिस्सों को छांटना शुरू कर देती है ताकि वो सरवाइव कर सके। तो इसी डोमिनो इफेक्ट को रोकने के लिए सरकार जो व्यापक रणनीति लेकर आई है, उसमें मुझे स्रोतों में एक अजीब सा विरोधाभास देखने को मिला। अच्छा, किस तरह का विरोधाभास? देखिए, एक तरफ तो घरेलू एटीएफ यानी ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी की एक सीमा तय कर दी गई है। एक 25% का कैप लगा दिया गया है कि ईंधन विक्रेता इससे ज्यादा दाम नहीं बढ़ाएंगे। ये तो अच्छी बात है, राइट। लेकिन इसी के साथ एक और फैसला लिया गया है जो थोड़ा चौंकाता है। एयर फेयर कैप यानी टिकट के किराए की जो अधिकतम सीमा थी, सरकार ने उससे हटा दिया है। हाँ, फेयर कैप हटा दिया गया। और सबसे बड़ी बात, एक 60% फ्री सीट एलोकेशन नियम होता था, उसे भी सस्पेंड कर दिया गया है। बिल्कुल। तो अगर हम इसे डिकोड करें, यानी सरकार एक तरफ तो एयरलाइंस के लिए ईंधन पर लगाम लगा रही है ताकि उनका खर्च ना बढ़े, लेकिन दूसरी तरफ एयरलाइंस को टिकट के दाम मनमाने ढंग से तय करने की पूरी आज़ादी दे रही है। क्या ये आम यात्रियों के साथ नाइंसाफी नहीं लगती? सतह से देखने पर तो ये बिल्कुल एक विषमता लगती है, लेकिन अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें और एयरलाइंस की प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को गहराई से समझें तो कहानी कुछ और है। अच्छा, वो कैसे? ये जो 60% फ्री सीट एलोकेशन नियम था, इसका मूल उद्देश्य ये था कि एयरलाइंस अपनी 60% सीटें एक तय और तुलनात्मक रूप से कम कीमत पर बेचें ताकि आम जनता के लिए हवाई सफर सुलभ रहे। तो फिर एयरलाइंस पैसा कैसे कमाती थी? आम दिनों में एयरलाइंस इसे क्रॉस सब्सिडाइजेशन के जरिए मैनेज करती हैं। वे शुरुआत के 60% सस्ती सीटों का जो नुकसान है वो 39% सीटों से पूरा करती हैं जो एकदम आखिरी वक्त में या बहुत महंगी दरों पर बेची जाती हैं। ओह राइट, मतलब जो यात्री आखिरी मिनट पर अपनी बिजनेस ट्रिप के लिए 15,000 रुपए का टिकट खरीदता है, वो असल में उन 3 यात्रियों के सफर को सब्सिडाइज कर रहा है जिन्होंने महीनों पहले 3,000 रुपए में टिकट बुक कर लिया था। जो एकदम सटीक एनालिसिस है आपका, यही होता है। लेकिन जब संकट के समय एयरलाइन की बेसिक कॉस्ट यानी संचालन की मूल लागत ही इतनी बढ़ जाए, लंबे रास्तों और महंगे डॉलर की वजह से, तो ये जो क्रॉस सब्सिडाइजेशन का गणित है ना, ये पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि बेस कॉस्ट ही बहुत ज्यादा हो गई है। बिल्कुल। अगर सरकार इस नियम को सस्पेंड नहीं करती और एयरलाइंस को मजबूर करती कि वे अपनी 60% सीटें कम दाम पर ही बेचें, तो वे हर एक उड़ान पर भयंकर घाटा सह रही होती। ऐसे में उनके पास फ्लाइट्स को रद्द करने या विमानों को जमीन पर खड़ा करने के अलावा कोई विकल्प बचता ही नहीं। मतलब टिकटों को थोड़ा महंगा होने देना असल में एयरलाइंस को पूरी तरह से दिवालिया होने से बचाने की कीमत है। बिल्कुल। टिकट की कीमतों को बाजार के भरोसे छोड़ना दरअसल एयरलाइंस को वो आज़ादी देना है जिससे वे अपने बढ़े हुए खर्चों को किसी तरह कवर कर सकें और उड़ानें चालू रख सकें। समझ गई। इसी बीच इस पूरी जद्दोजहद में एक और नियम में ढील दी गई है जो सीधे तौर पर विमान के कॉकपिट से जुड़ा है। FDTL यानी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन। हाँ, ये भी एक बहुत अहम कदम है। बताया गया है कि लंबी दूरी की उड़ानों के पायलटों के लिए इन नियमों में अस्थायी ढील दी गई है। अब जहां तक मैं जानती हूँ, FDTL वो सख्त नियम होते हैं जो ये तय करते हैं कि एक पायलट लगातार कितने घंटे विमान उड़ा सकता है और 2 उड़ानों के बीच उसे आराम कितना मिलना चाहिए। एकदम सही। ये सीधे तौर पर सेफ्टी का मामला है। राइट। ये यात्रियों की सुरक्षा और पायलट की मानसिक और शारीरिक थकान से जुड़ा है। तो इस इतने संवेदनशील नियम में ढील देने की जरूरत क्यों आ पड़ी? इस ढील के पीछे भी ना वही लंबे रास्तों वाला गणित ही काम कर रहा है जो एयर स्पेस बंद होने से हुआ। जी। जब एयर स्पेस बंद होने के कारण एक 6 घंटे की उड़ान 7.5 या 8 घंटे की हो जाती है, तो पायलट अपने तय ड्यूटी घंटों की अधिकतम सीमा को बहुत जल्दी छू लेते हैं। उनका टाइम तो हवा में ही खत्म हो रहा है। बिल्कुल। अब मान लीजिए कि किसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विमान उतरता है और वहां मौजूद पायलट की ड्यूटी घंटे पूरे हो चुके हैं। नियम के हिसाब से वो वापसी की उड़ान नहीं ले जा सकता। तो फिर क्या होता होगा? नया क्रू भेजना पड़ता होगा? आम तौर पर हाँ, लेकिन ऐसे ग्लोबल डिस्टर्बेंस के बीच रातों रात एक नया स्टाफ वहां भेजना लगभग असंभव होता है और नतीजतन वापसी की पूरी उड़ान रद्द करनी पड़ती है, जिससे हजारों यात्री अलग अलग एयरपोर्ट्स पर फंस जाते हैं। बाप रे, ये तो भारी अफरा तफरी हो जाएगी। एकदम। इसीलिए FDTL में जो अस्थायी ढील दी गई है उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई पायलट बिना सोए लगातार विमान उड़ाएगा। अच्छा। बल्कि इसका अर्थ ये है कि ड्यूटी के घंटों में एक बफर या थोड़ा लचीलापन जोड़ा गया है ताकि लंबे रास्तों के कारण उत्पन्न हुई देरी को संभाला जा सके। कम स्टाफ के बावजूद उड़ानों को किसी तरह जारी रखा जाए
ताकि पूरा शेड्यूल ताश के पत्तों की तरह न ढह जाए। ये एक विशुद्ध क्राइसिस मैनेजमेंट का कदम है। राइट। तो इन तमाम तकनीकी, आर्थिक और प्रशासनिक बदलावों को देखकर ये स्पष्ट होता है कि सिस्टम को चालू रखने के लिए सरकार हर संभव लीवर को खींच रही है। बिल्कुल, हर मोर्चे पर काम हो रहा है। लेकिन इन सब तकनीकी बदलावों का उस इंसान पर क्या असर पड़ रहा है जो अभी अपने फोन पर कोई ट्रैवल ऐप खोलकर छुट्टियों की प्लानिंग कर रहा है? ग्राउंड रियलिटी तो वहीं पता चलती है। हाँ, और स्रोतों में एक बहुत ही कठोर और ध्यान खींचने वाला आंकड़ा है। अप्रैल के महीने में अगर 15 दिन पहले घरेलू उड़ान बुक की जाती है तो पिछले साल के मुकाबले टिकट के दामों में 44% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, ईयर ऑन ईयर। 44%, ये बहुत बड़ा जंप है। तो इन सब का असल में क्या मतलब है? अगर इन सभी बिंदुओं को जोड़ा जाए कि सरकार 400 करोड़ रुपए बचा रही है, टैक्स कम कर रही है, एटीएफ पर कैप लगा रही है और पायलटों के नियमों में ढील दे रही है, फिर भी अप्रैल में एक आम यात्री को 44% ज्यादा किराया क्यों देना पड़ रहा है? इसी के साथ हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू का वो बयान भी है जिसमें कहा गया है कि इस अस्थिर दौर में सेक्टर को स्थिर रखने और ईज ऑफ फ्लाइंग यानी उड़ान में आसानी सुनिश्चित करने के लिए ये सरकारी हस्तक्षेप बेहद जरूरी है। क्या ये 44% की वृद्धि और ईज ऑफ फ्लाइंग का सिद्धांत आपस में मेल खाते हैं? ये ईज ऑफ फ्लाइंग एयरलाइंस के लिए है या आम यात्रियों के लिए? ये बहुत ही तीखा और वाजिब सवाल है। सतह पर देखें तो ये बहुत बड़ा विरोधाभास लगता है, लेकिन इसका जवाब अर्थशास्त्र की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई में छिपा है। कैसी सच्चाई? देखिए, इस वक्त सरकार का पहला और सबसे मुख्य लक्ष्य किरायों को सस्ता करना नहीं है। तो फिर क्या है? उनका लक्ष्य है सिस्टम को ढहने से रोकना, यानी स्टेबलाइजेशन। मंत्री जी के ईज ऑफ फ्लाइंग वाले बयान का संदर्भ इस संकट काल में ये नहीं है कि उड़ान सस्ती हो, बल्कि इसका संदर्भ ये है कि कम से कम उड़ान उपलब्ध तो हो। अच्छा, यानी बात सस्ते सफर की नहीं बल्कि सफर के वजूद की हो रही है, फ्लाइट मिले तो सही। बिल्कुल। इस 44% के पीछे एक अदृश्य खतरा छिपा है। अगर हम अर्थशास्त्र के एकाधिकार या मोनोपोली वाले सिद्धांत को याद करें तो तस्वीर बहुत साफ हो जाती है। मोनोपोली का डर। हाँ, सोचिए, अगर सरकार ये दखल नहीं देती, यानी AERA फीस कम नहीं करता या टिकट प्राइसिंग की आजादी नहीं मिलती, तो एयरलाइंस का नकद प्रवाह पूरी तरह से सूख जाता। तो वो बंद होने लगती। एकदम। इसका सीधा नतीजा ये होता कि कमजोर वित्तीय स्थिति वाली एयरलाइंस बाजार से बाहर हो जाती या पूरी तरह से दिवालिया हो जाती। और भारत के उड्डयन इतिहास में हमने पहले भी ऐसा देखा है कि जब कोई बड़ी एयरलाइन बंद होती है तो सिस्टम में रातों रात सीटों का भारी अकाल पड़ जाता है। हाँ, डिमांड तो उतनी रहती है पर सप्लाई गिर जाती है। और जब सप्लाई अचानक से गिर जाती है तो कीमतें 44% नहीं बल्कि 100% या 200% तक बढ़ जाती हैं। इतना ही नहीं, जब बाजार में सिर्फ एक या दो मजबूत एयरलाइंस बचती हैं तो एक अघोषित मोनोपोली बन जाती है। और एक बार मोनोपोली बन गई तो कीमतें फिर कभी सामान्य स्तर पर लौटकर नहीं आती। बिल्कुल सही कहा। इसलिए अगर हम इसे एक व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो टिकटों का 44% महंगा होना दरअसल एक बहुत बड़ी आपदा को टालने का परिणाम है। 44% महंगा टिकट भी उस स्थिति से कहीं बेहतर है जहां उड़ने के लिए कोई फ्लाइट ही उपलब्ध ना हो या जहां बाजार पूरी तरह से मोनोपोली का शिकार हो जाए। इस समय प्राथमिकता सिर्फ नाव को डूबने से बचाने की है, उसकी सजावट करने की नहीं। वाह, इस गहरे विश्लेषण के बाद तो वो 44% का आंकड़ा सिर्फ एक महंगाई का इंडेक्स नहीं लगता बल्कि एक पूरी इंडस्ट्री के सर्वाइवल की कीमत लगता है। एकदम सही। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटा जाए तो ये बिल्कुल स्पष्ट होता है कि भूमंडलीकरण या ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में सब कुछ एक अदृश्य धागे से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल जुड़ा है। दुनिया के एक हिस्से यानी पश्चिम एशिया में चल रहा भू राजनीतिक तनाव और वहां का बंद एयर स्पेस किस तरह से भारत के घरेलू एविएशन सेक्टर में उथल-पुथल मचा सकता है, ये इसका एक बहुत ही जीवंत उदाहरण है। राइट। ये चर्चा सिर्फ हमारे और आपके टिकट के दामों के ऊपर नीचे होने तक सीमित नहीं है। ये इस बात का दस्तावेज है कि कैसे एक सरकार को टैक्स कटौती, ईंधन की सीमा में बदलाव और लेबर नियमों में रातों रात ढील देकर किसी तरह एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री को हवा में बनाए रखने की भारी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। और इस पूरी परिघटना से ये भी सिद्ध होता है कि एविएशन जैसी इंडस्ट्री जो बाहर से तकनीक और चकाचौंध का प्रतीक लगती है, वो अंदर से वैश्विक घटनाओं, कूटनीति और अर्थशास्त्र के सूक्ष्म बदलावों के प्रति कितनी अधिक संवेदनशील और नाजुक है। और इसी नाजुकता से एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक सवाल जन्म लेता है जिसे मैं इस चर्चा के अंत में छोड़ना चाहूंगी। बिल्कुल।
शुरुआत में हमने उस डिलीवरी बिजनेस की कल्पना की थी जो रातों-रात बढ़े, टोल और पेट्रोल की मार झेल रहा था। और अब हम देख रहे हैं कि एक विशालकाय विमानन क्षेत्र को बचाने के लिए पार्किंग की फीस में 3 महीने की एक छोटी सी छूट देनी पड़ रही है। हाँ, एक बैंडेड की तरह। तो जरा हमारी आज की इस हाइपर कनेक्टेड दुनिया के बुनियादी ढांचे पर विचार करें। अगर भारत जैसी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में एक एयरलाइन के सुचारू रूप से चलने और उसके पूरी तरह से दिवालिया होने के बीच का फासला, मेरा मतलब है ये फासला केवल 3 महीने के एक अस्थायी राहत पैकेज पर टिका है, तो क्या हमारा ये आधुनिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम अंदर से बेहद खोखला नहीं है? ये सोचने वाली बात तो है। जब करोड़ों डॉलर के विमान, हजारों कर्मचारियों का रोजगार और लाखों यात्रियों का आवागमन इतने कम मार्जिन और इतने कम कैश फ्लो पर निर्भर है, तो क्या इस पूरी इंडस्ट्री के ऑपरेटिंग मॉडल में ही कोई बहुत बड़ी खामी है? क्या भविष्य में हवाई यात्रा को सुरक्षित, सुलभ और ऐसे वैश्विक झटकों से बचाने के लिए एयरलाइंस के काम करने, विमानों को पट्टे पर लेने और फंड जुटाने के इस पूरे अर्थशास्त्र को नए सिरे से डिजाइन करने का वक्त नहीं आ गया है? ये एक ऐसा सवाल है जो एविएशन सेक्टर के भविष्य की दिशा तय कर सकता है। बिल्कुल, और इस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। इस गहन विश्लेषण में गहराई से जुड़ने और इन जटिल आर्थिक और भौगोलिक परतों को समझने के लिए आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। सुरक्षित सफर करें और इन सवालों पर विचार करते